हाँ मेरे प्यारे छात्रों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में हमने जानकारी दी थी कि आपको वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत गद्य से कितने अंक के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं ये मैंने बताया। पद्य से भी कितने अंक से प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, हर एक पद्य से, हर एक गद्य से और कहानी से। व्याकरण अंश के बारे में बताकर मैं आगे गद्य शुरू करना चाहूँगा कि व्याकरण आपको वाक्य शुद्ध कीजिए, 4 अंक। एक सेंटेंस दिया जाता है प्रश्न पत्र में, उसमें कुछ व्याकरणंश की गलतियां होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, रमेश बेंगलोर जा रही थी, उसमें जो गलती है उसे ठीक करना है। रमेश बेंगलोर जा रही थी नहीं, जा रहा था। जा रहा है या जा रही है गलत है, जा रहा है ठीक है। इस तरह से गलतियों को ठीक करना, ये 4 अंक के लिए। इसके बाद दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति में ब्रैकेट में का, की, को, में उत्तर रहता है। डैशेस में आप भर्ती करना है। बेंगलोर डैश खर्च चलाना मुश्किल है। बेंगलुरु का, बेंगलुरु की, बेंगलुरु को, बेंगलुरु में राइट आंसर। बेंगलुरु में खर्च चलाना मुश्किल है, यहाँ पर में लिखना। इस तरह से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा जाएगा। कितने अंक के लिए? 4 अंक के लिए, 4 मार्क्स, 4 अंक। ओके। इसके बाद मुहावरों को सही शब्द के साथ जोड़कर लिखिए। 4 अंक, 4 अंक पूछे जाएंगे। इसमें इधर 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, आगे 4 सेंटेंस दिए जाते हैं। इसका उत्तर यहाँ रहता है, इसका उत्तर यहाँ रहता है, इसका उत्तर यहाँ रहता है। उसे उठा के सही शब्द वाले उत्तर को सही शब्द के सामने डालना पड़ेगा। 9 2 11 होना, यहाँ पर भाग जाना है, इसे उठा के यहाँ डालना। 9 2 11 होना, भाग जाना। इसके 4 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद काल बदलिए। तीन अंक। काल बदले 3 अंक क्यों? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, 3 काल को बदलना है, इसे 3 अंक मिलेंगे। वर्तमान काल में दिया जाता है, ब्रैकेट में पूछते हैं भूतकाल में बदलिए। राजू बेंगलोर जा रहा है, भूतकाल में बदलिए। क्या करेंगे आप? राजू बेंगलोर जा रहा था लिखेंगे, भूतकाल में बदलिए, 1 मार्क्स मिलेगा। अगर ऐसा पूछा, भविष्य काल में बदलिए। राजू बेंगलोर जाएगा, भविष्य काल। भूतकाल में लिखिए। भूतकाल में पूछा तो भूतकाल में लिखिए, भविष्य काल में पूछा तो भविष्य काल में लिखिए, वर्तमान काल में पूछा तो वर्तमान काल में लिखिए। इसके 3 अंक मिलेंगे। लिंग बदलिए। कितने अंक? 2 अंक। पुल्लिंग दिया तो स्त्रीलिंग में बदलना, स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग में बदलना। लिंग बदलिए। एग्जाम्पल,
राजा रानी, चाचा चाची, दादा दादी। लिंग बदलिए वही है। और वचन बदलिए, 2 अंक। एक वचन है तो बहुवचन में बदलिए, बहुवचन है तो एक वचन में बदलिए। ओके। किताब किताबें, थाली थालियां, इस तरह 2 अंक। विलोम शब्द, दो अंक। विलोम शब्द रूप 2 अंक से पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है, विलोम शब्द यानी अपोजिट्स, ऊपर नीचे, इस तरह के सुख दुख, सम्मान अपमान, इस तरह से पूछे जाएंगे। इसके बाद पैसेज, 5 अंक। पैसेज क्या है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसे पढ़कर, नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उसे पढ़कर उसका उत्तर लिखना बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। उसके बाद निबंध लिखिए। निबंध और पत्र 5 अंक, 5 अंक। निबंध और पत्र 5 अंक। निबंध लिख सकते हो पुस्तकालय, गणकयंत्र, स्त्री शिक्षा, औद्योगिक, पूछे जाते हैं। नहीं लिखना चाहते छोड़ दो, पत्र लिखो। पत्र में क्या पूछा जाता है, पत्र में छुट्टी पत्र, 5 अंक के लिए छुट्टी पत्र पूछा जाएगा, 5 अंक। प्राचार्य जी को पत्र लिख सकते हैं, या पिताजी को पत्र, पर्सनल लेटर, या दोस्त को पत्र, मित्र को पत्र। आपके कॉलेज में जो वार्षिकोत्सव मनाया गया है उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। वो पैटर्न कैसा होगा मैं अगली कक्षाओं में मैं बताऊंगा। इसके बाद हिंदी में अनुवाद, 5 अंक। हिंदी में अनुवाद कन्नड़ में दिया जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटकದ राजधानी बेंगलुरु आगिदे, क्वेश्चन पेपर में आता है। बेंगलुरु इज अवर कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका, इस तरह दिया जाता है। उसे आपको हिंदी में बदलना है। बेंगलुरु हमारे कर्नाटक की राजधानी है, ऐसा लिखते हैं, हो गया। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसमें कन्नड़ में दिया जाता है, इंग्लिश में दिया जाता है, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। अनुवाद कीजिए, 5 अंक। मेरे प्रिय छात्र, ये पैटर्न आपको एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। वेरी सिंपल हिंदी ग्रामर, टोटल 40 अंक वाला। अठारह अंक, 1 अंक, ये 1 अंक के प्रश्न, 4 1 अंक वाले प्रश्न। किसने किससे कहा, के 40 अंक। कितना हुआ,
62, 38 मार्क्स का थ्योरी, 40 अंक वाला ग्रामर, 18 अंक के 1 मार्क क्वेश्चन, 4 किसने किसे कहा, टोटल 62, 38 मार्क्स का ग्रामर थ्योरी, 3 अंक के प्रश्न, 3 अंक वाले संदर्भ, 4 अंक वाले संदर्भ, सब गद्य पद्य एकांक कहानी से मिलाकर पूछे जाएंगे। तो बहुत आसान तरीके से हिंदी मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। 62 मार्क्स हम आराम से यहाँ पर ले सकते हैं ग्रामर और 1 अंक से ही। बाकी के बचे 38 मार्क्स हम थ्योरी में ले सकते हैं। हम ये भी आराम से पहचान सकते हैं कि कितने कौन से गद्य से प्रश्न पूछा जाएगा, कौन से पद्य से संदर्भ पूछा जाएगा, ये हमें आराम से हम बताएंगे। उतना पढ़ सकते हो, उतना लिख सकते हो, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, 98, 99 तक कर सकते हो। चाहो तो 100 के 100 भी ले सकते हो। 100 के 100 लेने के लिए इच्छा शक्ति हो की ज़रूरत है। आपके मन में पहले से डिसाइड करना है, मुझे 100 के 100 चाहिए। अगर ऐसा आप डिसीजन लेते हो तो ले सकते हो हर सब्जेक्ट में। आपको कोई डाउट है उतने मार्क्स नहीं आएंगे, उतना मैं नहीं ले सकता, अगर आपको डाउट है तो मुश्किल है। ये था हिंदी ग्रामर। छात्रों, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी, आज मैं लेसन शुरू करने जा रहा हूं आपका। पहले साल का पहला गद्य हिंदी विषय। आप लोगों को कई दिनों से इंतज़ार था कि हिंदी क्लास कब होगी। ऑनलाइन तो थोड़ा प्रॉब्लम था, हमारा हिंदी लिस्ट अपलोड नहीं हुआ था, इसलिए हम नहीं कर सके। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग देख लो। ये इसमें एक फैसिलिटी क्या है, जब चाहे तब देख सकते हो, कितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो, समझ सकते हो। अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे श्रद्धा से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और जो भी डाउट होगा आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। प्रेमचंद जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध कहानीकार। छात्रों, मैं बताने जा रहा हूं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास कब से है। आदिकाल से है, रीतिकाल से है, भक्तिकाल से है, आधुनिक काल से है। सब 400-500 साल का फर्क है दोनों में, हर काल में। भक्ति काल में हम देखते हैं 500 साल पहले कबीरदास जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, रैदास जी ने लिखा, रहीम ने लिखा, सूरदास ने लिखा, मीराबाई ने लिखा, रसखान ने लिखा, है ना। इस तरह ये सब 500 साल पहले की भक्ति काल में। आधुनिक काल, अब हमारा काल 1800 से शुरू होता है। आधुनिक काल 200 साल पहले से शुरू हुआ है। अब 200 साल हम बिता चुके हैं आधुनिक काल में। वही टेक्नोलॉजी आधुनिक काल की। आधुनिक काल के सबसे पहले प्रेमचंद जी कहानी लिखने वाले। इससे पहले की जो कहानियाँ थी वो जादू टाइप की कहानियाँ थी, राजा महाराजा की कहानियाँ थी, लेकिन हमारे जीवन के से संबंधित कहानियाँ, माध्यमिक वर्ग के जीवन के वास्तविक जीवन से संबंधित कहानियाँ, और जो किसान की कहानियाँ, काल्पनिक कहानी नहीं, सचमुच घटना हो ऐसा हमें महसूस होता है। ऐसी कहानी लिखने वाले प्रेमचंद जी। 1880 में इनका जन्म हुआ। लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश। पिताजी अजय राय, माता आनंदी देवी,
नवाब राय के नाम से प्रेमचंद जी लिखते थे, अपने नाम से नहीं लिखते थे, अलग नाम से लिखते थे। नवाब राय नाम के नाम से लिखते थे, उर्दू में ही लिखते थे। वो समय उर्दू का बहुत बड़ा प्रभाव था सारे भारत में मुगलों की वजह से। मुगल सम्राट कई 200-300 साल तक भारत में इन्होंने राज्यभार किया, शायद इसलिए उर्दू का प्रभाव रहा होगा। ये था प्रेमचंद जी का परिचय। इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। गबन, गोदान, निर्मला आदि उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। मैं गद्य शुरू करने जा रहा हूँ आपको। बड़े घर की बेटी, इसमें होने वाले पात्र बैनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी सिंह, ये बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा। क्या बैनी माधव सिंह किसान थे, फार्मर। श्रीकंठ सिंह उनका बड़ा बेटा, लाल बिहारी सिंह उनका छोटा बेटा। इनसे संबंधित कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है। शुरू करते हैं। बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। क्या थे बैनी माधव सिंह? गौरीपुर के जमींदार थे, जमीन बहुत थी। नंबरदार थे, वहां के मेंबर थे, ग्राम पंचायत के मुखिया थे, मेंबर थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। उनके पिताजी पितामह दादाजी परदादाजी दादाजी के पिता दादाजी के पिता, उनको पितामह कहते हैं। बड़े धन धान्य संपन्न थे, बहुत सारा धन था, ऐसे ही बोल सकते हैं। वो जमाने में धन और धान्य दो भी था। धान्य यानी अनाज, बहुत सारा अनाज। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। गांव का तालाब, मंदिर बैनी माधव सिंह के पितामह दादाजी या उनके पिता ने बनवाया था। उतने अमीर थे। अब बैनी माधव सिंह जी उस तालाब मंदिर की मरम्मत, रिपेयरिंग नहीं कर सकते। वैसी हालत है बैनी माधव सिंह की। अब इनकी हालत ऐसी है। तब वो तालाब बनवाया था, मंदिर बनवाया था। अब उसकी रिपेयरिंग कराने की शक्ति भी बैनी माधव सिंह जी को नहीं है। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। पितामह उनके दादाजी के ज़माने में उनके घर के सामने हाथी पालते थे। हाथी पाल रखा था। हाथी पालना मामूली बात नहीं है, बहुत पैसे चाहिए हाथी को पालने के लिए। तो बड़े अमीर लोग हाथी पालते थे। उस समय निशानी थी कि किसी के घर के सामने हाथी हो तो बहुत बड़ा अमीर है, उसकी निशानी थी। आज के ज़माने की निशानी क्या है? ऑडी कार हो, BMW कार हो, ऐसी कारें होती हैं तो इसकी निशानी होती है वो अमीर है। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष ना रहा था। हाथी की जगह अब बैनी माधव सिंह के घर के सामने एक बूढ़ी भैंस है
उसके अस्थि पंजर नज़र आ रहे हैं, दुबली पतली भैंस है, इनकी शक्ति इतनी ही है, हाथी नहीं पाल सकते, एक भैंस पाल रहे हैं, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। दूध बहुत देती थी, कोई ना कोई हांडी पॉट लेकर खड़ा हो जाता था दूध निकालने के लिए। कोई ना कोई हांडी लेके क्यों खड़ा होता था दूध निकालने के लिए? इनको सख्त ज़रूरत है दूध की, दूध बेचकर पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए कोई ना कोई दूध निकालता था, दूध बेचता था, पैसे इकट्ठा कर लेता था। बहनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। भेंट यानी गिफ्ट। बहनी माधव सिंह ने वकीलों को गिफ्ट क्यों दिया? वो भी आधी से ज्यादा संपत्ति। इसका मतलब यह है छात्रों, बहनी माधव सिंह कोर्ट कचहरी के काम में इनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लग गए, केसेस। उस केस से बचने के लिए इन्होंने वकीलों को पैसा खर्च करते थे, संपत्ति लुटाई बाप दादा की। कोर्ट कचहरी से बचने के लिए आधी संपत्ति खाली हो गई। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। 1000 रुपया सालाना आमदनी, इनकम, ईयरली इनकम। किनका? बहनी माधव सिंह का। भी बहुत बड़े पैसे होते हैं, 1000 रुपये बहुत बड़े पैसे होते हैं। एक महीने में एक रुपया खाते थे, एक महीने तक, शायद 15 दिन खाते थे, इतनी वैल्यू थी 1 रुपये की। क्या? बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए डिग्री की प्राप्त की थी। श्रीकंठ सिंह बड़ा बेटा, बीए इंग्लिश, अंग्रेजी में बीए पास किया था वो ज़माने में। 5th स्टैंडर्ड पास हो जाते तो प्राइमरी स्कूल टीचर बनते थे, 10th पास हो जाते हाई स्कूल के टीचर बनते थे। ऐसा ज़माना था। ऐसे ज़माने में इन्होंने बीए डिग्री पास की। अब एक दफ्तर में नौकर था, एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह, दोहरे बदन का, हट्टा कट्टा नौजवान, दोहरा बदन, हट्टा कट्टा, बट हेल्दी नौजवान। भरा हुआ मुखड़ा, मुखड़ा यानी चेहरा, भरा हुआ है मुखड़ा। चौड़ी छाती, ये चेस्ट चौड़ी है। भैंस का 2 सेर दूध, ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पीता था, इसलिए हट्टा कट्टा नौजवान है। सुबह उठ के भैंस का 2 सेर दूध पीता था, इसलिए हट्टा कट्टा नौजवान है। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। विपरीत यानी अपोजिट, अपने भाई के विपरीत है, अपोजिट है। वो हट्टा कट्टा नौजवान है, ये दुबला पतला है। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया। अपनी सारी हेल्थ बीए पर निछावर कर दिया। आप लोग भी साइंस ले चुके हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ पढ़ के दुबले हो गए, आंखें अंदर चली गई। ऐसा माँ कहती है, पिताजी कहते हैं।
लेकिन आपका सारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर, हेल्थ पर नहीं। इसलिए बेनी माधव सिंह का बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह बीए डिग्री पास किया था। 100 में ये क्या 2 लोग बीए डिग्री पास करते थे वो ज़माने में, वहाँ तक पहुँचते थे। 100 में ये क्या 2, ओनली 1 or 2%। आज भी कैलकुलेशन के हिसाब से 18% ही डिग्री ख़त्म कर पाते हैं। 18%, 100 में 18% लोग डिग्री ख़त्म कर पाते हैं आपके ज़माने में। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल, चेहरे को कांतिहीन बना दिया। कांतिहीन, कांतियुक्त, ऑपोजिट, कांतियुक्त। श्रीकंठ के चेहरे को कांतिहीन बना दिया था, क्यों? वो पढ़ पढ़ के, लिख लिख के अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन लाल बिहारी दूध पी रहा है 2 सेर, खूब खा रहा है, पी रहा है, पहलवानगिरी कर रहा है, हट्टा कट्टा नौजवान। वैदिक ग्रंथों पर इनको विशेष प्रेम था। किसे? श्रीकंठ को। क्यों? हेल्थ के बारे में पढ़ता था, लिखता था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था ताकि अपना हेल्थ को सुधार सके। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। मतलब संगीत प्रैक्टिस करता था अपने कमरे में, इसलिए आवाज़ सुनाई देती थी। ये श्रीकंठ सिंह की आदतें, हैबिट्स। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से, वो ज़माने लाहौर और इंडिया में था, आज़ादी नहीं हुई थी तब। बाद में अंग्रेज़ों ने लकीर खींच के चले गए। तब से वो पत्र लिखता था डॉक्टर्स को, वो जवाब देते थे, ऐसी आदत थी उसकी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री हासिल करने के बाद भी अंग्रेजी कल्चर, फॉरेन कल्चर पसंद नहीं था। भारतीय संस्कृति उसको बहुत अच्छी लगती थी, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करता था। फॉरेन कल्चर को तिरस्कार किया करता था, रिजेक्ट करता था, पसंद नहीं करता था, नफरत करता था उस कल्चर से। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। गांव के लोग बहुत चाहते थे, अरे भाई देख, ग्रेजुएट है अंग्रेजी का, फिर भी कितना चाहता है भारतीय संस्कृति को। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। रामलीला नाटक, रामलीला नाटक का जन्मदाता श्रीकंठ। 1 मार्क क्वेश्चन, रामलीला के जन्मदाता कौन थे? श्रीकंठ सिंह। 1 मार्क क्वेश्चन आंसर। गौरीपुर में रामलीला होते और स्वयं वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। प्राचीन भारतीय संस्कृति वो नाटक में दिखाई देती थी, कपड़ों द्वारा, पात्र द्वारा, उस विषय का संदेश द्वारा भारतीय संस्कृति को उजागर करने की, सबको बताने की कोशिश करता था, उसे बचाकर रखने की कोशिश करता था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। जॉइंट फैमिली, सम्मिलित कुटुंब। सम्मिलित कुटुंब यानी जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली, वो एकमात्र उपासक चाहता था सब लोग जॉइंट फैमिली में रहो, अलग ना जाओ।
समाज की प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है, ये उसका आदर्श था। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। स्त्रियां तब भी समझते थे, अब भी समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? साथ में रहना, जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा उनको पसंद नहीं था। अपनी स्वतंत्रता के लिए धक्का समझते थे, अड़चन समझते थे, तब भी आज भी। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। ललनाएं, लड़कियां। ललनाएं यानी लड़कियां। किसकी निंदा करते थे? श्रीकंठ सिंह की निंदा करते थे। क्यों? वो चाहता था कि सब जॉइंट फैमिली रहो। किसी को झगड़ा करके गांव घर छोड़ के जाते हैं ना, ये जाकर उनको समझाता था, ये मत जाना, रहना घर में, समझा बुझा के घर में रखता था। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थी। कुछ लड़कियां दुश्मन समझती थी। आया बड़ा, हमें बोलने वाला, हमें बताने वाला, हमारी मर्जी, हम कहीं भी रहते, कैसे भी रहते, ये कौन बोलने वाला, ऐसा दुश्मन समझते थे। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। श्रीकंठ की पत्नी आनंदी है, आगे चलकर मैं आगे कक्षा में मैं बताऊंगा उनके बारे में। उस लड़की आनंदी, वो भी श्रीकंठ सिंह से इस बात पर विरोध था। किस बात पर? अरे भाई वो जाते हैं तो जाने दो। इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी। घृणा, अपमान, नफरत। श्रीकंठ आदि आनंदी को अपने जेठ, सास, ससुर, देवर से अपमान, नफरत नहीं थी। श्रीकंठ के विचारों से वो भी विरोध करती थी, इसलिए कि बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी का विचार क्या था? हर रोज सास ससुर के साथ झगड़ा करने के बजाय हर दिन जेठ से, जेठानी से, देवर से, देवरानी से झगड़ा करते हुए अपना जीवन बिताने के बदले में वे अलग जाए, अपनी खिचड़ी पका ले। खिचड़ी एक अन्न का, राइस से बनाया जाता है, अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी के बारे में विचार करेंगे। आनंदी एक बड़े घर की लड़की है। कैसे बड़ा घर? उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। एक रियासत, राजा महाराजा एक रियासत देते थे, एक 5 गांव, 10 गांव, 20 गांव, उसे देखभाल करना था। एक उसे रक्षण करने के लिए एक छोटी सी सेना की टुकड़ी देते थे, बहुत बड़ा महल देते थे। वहाँ से वो लोग टैक्स वसूल करते थे, अनाज वसूल करते थे और महाराजा को भेजते थे। अब देखो मिनिस्टर्स लोग कितने अमीर हैं। क्यों? सारे देश का पैसा उनके पास जाता है टैक्स के रूप में। हम जो भी दुकान में खरीदते हैं उसका टैक्स जाता है। शर्ट खरीदो उसका भी टैक्स गया, पेन खरीदो उसका भी टैक्स गया, साबुन खरीदो उसका भी टैक्स गया। इस तरह हजारों करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया जमा होता है। वो लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देश की अभिवृद्धि में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पर पैसा लीक हो जाता है, अपने अपने घर पहुंच जाता है। पता नहीं ऐसे चल रहा है देश में। विशाल भवन एक हाथी 3 कुत्ते बाज बहरी। आनंदी के घर में क्या क्या है? विशाल भवन है, हाथी है एक, 3 कुत्ते पाले हैं
बाज, ईगल। ईगल पाले हैं, शान है, अमीरी की शान। शिकरे, शिकार करके लाए हुए जानवर। झाड़ फानुस, झाड़ बहुत है, अलग अलग फल देने वाले पेड़ हैं घर के सामने। ऑनररी, मैजिस्ट्रेटी और ऋण। ऋण यानी बैलेंस। क्या बैलेंस? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस यानी पैसा। ऑनररी, मैजिस्ट्रेटी, गौरव, वो भी है, पैसा भी है। एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ क्या क्या होना चाहिए, वो सब थे। यहां सभी विद्यमान थे, सब कुछ था के पास। नाम था भूपसिम। भूपसिम नाम है, भूपसिम। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, अच्छे आदमी थे, उदार हृदय वाले थे, प्रतिभाशाली भी थे। प्रतिभाशाली यानी योग्यता थी, इंटेलिजेंट थे। पर दुर्भाग्य से एक लड़का भी नहीं हुआ। 7 लड़कियां हुई, 7 बेटियां। सात बेटियां थी भूपसिम को, एक भी लड़का नहीं हुआ। सात लड़कियां हुई, दैव योग से सब की सब जीवित रहीं। भगवान की कृपा से सब जीवित रहीं, क्योंकि उस जमाने में मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, उसमें 1, 2 या 3 मर जाते थे कमजोरी की वजह से। लेकिन ये 7 के साथ जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए। बहनी भूपसिम 3 लड़कियों की शादी कर दिए। 7 बेटियां हैं, एक बार 3 लड़कियों की शादी हो गई और 4 बच्चे। चौथी थी आनंदी। पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया। अपने हिसाब से शादी करनी है, शादी किया। कुछ लोग मकान बेच के शादी करते हैं शान के लिए। 1 करोड़ रुपए का मकान था, बेच दिया, बेटी की शादी की धूमधाम से। फिर लेंगे घर, बेटी की शादी बार बार नहीं आती, ऐसा सोचते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की सोचते हैं। इन्होंने भी 15-20 हजार कर्जा कर लिया। बहनी माता सिंह का एक सालाना इनकम 1000 रुपया है। आंखें खुली, हाथ समेट लिया, आनंदी चौथी लड़की थी। हाथ समेट लिया, आनंदी चौथी लड़की है। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करे। आनंदी बहुत प्यारी सुंदर लड़की थी, गुणवती थी। खूबसूरती के साथ साथ उसका गुण भी खूबसूरत था। माता पिता बहुत चाहते हैं अपने बच्चों को, खूबसूरत बच्चा हो, खूबसूरत कैरेक्टर्स हो, बहुत चाहते हैं। जो पूछते हैं उसको दिलाते हैं, अगर अच्छे हो तो। बुरा है तो नई बात नहीं सुनते। फटा हुआ शर्ट पहनकर जा रहा है, जाने दो उसको, कैरेक्टर अच्छा नहीं ना उसका। कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे हो जाओ, गुड कैरेक्टर, बी ए गुड कैरेक्टर, आगे चलकर आपके साथ अच्छा होगा। डेफिनेटली यू विल सक्सीड वन डे इफ यू आर गुड। आप लोग बैड हो, बुरे हो, आगे चलकर मुश्किलात बहुत होंगे। सक्सेस मिलेगी लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आएगी आपकी सक्सेस। माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। ठाकुर साहब परेशानी में पड़ गए।
अब चौथी लड़की की शादी करना है और उसे बहुत चाहते थे, सर पर इतना सारा कर्ज पड़ा है, अब कैसे करें। ठाकुर साहब सोचने लग गए। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। श्रीकंठ सिंह वही बैनी माधव सिंह का बड़ा बेटा, शायद नागरी प्रचार का चंदा था, अपना एक ग्रुप बना लिया था, संघ। वो पैसा बड़े बड़े लोगों के पास चंदा इकट्ठा करने, पैसे मांगने के लिए जाते थे। अब वो तालुकेदार हैं भूप सिंह, तो उनके पास भी गए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। ब्याह, विवाह, शादी। भूप सिंह को श्रीकंठ सिंह बहुत पसंद आए, इसलिए उन्होंने बड़ी खुशी से आनंद के साथ धूमधाम से शादी करके भेज दिया। श्रीकंठ सिंह का बैकग्राउंड अच्छा था, उनके पिताजी बड़े अमीर थे, अब थोड़ा गरीब हैं, तो भी कोई बात नहीं कहकर वो सोचते थे। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। वहाँ देखती है उनके घर में जो कुछ अपने घर में है, उनके घर में वैसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐशो आराम की चीज़ें इनके घर में नज़र नहीं आ रही हैं। यह नाम मात्र को भी कुछ भी नहीं है, हाथी ना घोड़ा, उसका कहना क्या, एक सुंदर बहली तक नहीं है, सुंदर मूर्ति तक नहीं है। बहली यानी मूर्ति। हाथी घोड़ा छोड़ो, सुंदर मूर्ति तक इनके घर में नहीं है। रेशमी स्लीपर लाई है, लेकिन इनके घर में बाग कहाँ। रेशमी कपड़े लाई है, सिटौटी नहीं है, और खिड़कियां नहीं है, जमीन पर ना फर्श है, दीवार पर किसी तरह के तस्वीरें हैं, कुछ भी नहीं है इनके घर में। एक सीधा साधा ग्रामीण प्रदेश का घर है। आप बचपन पे पली बड़ी आनंदी, अपने ऐशो आराम से पली बड़ी आनंदी, बड़े घर की बच्ची है, गुणवती है, ऐसे घर में अपने आप को समा लेती है। वो भूल जाती है कि मैंने कभी भी आनंदी एक ज़माने में ऐसे ऐशो आराम के चीज़ें वो अपने जीवन में देखी थी, भूल जाती है। ऐसी अवस्था में अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। अपने आप को श्रीकंठ के घर में अपने आप को पूरी तरह संभाल लिया। अब यहाँ तक हम बड़े घर की बेटी गद्य का रुकते हैं समय के अभाव से। अगली कक्षा में हम इसके आगे बढ़ेंगे। आप सबका धन्यवाद।